नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। सबसे बड़ी खबर लेकर, होर्मुज नहीं खुल पाएगा और ईरान अमेरिका डील पर सस्पेंस गहरा गया है। और इस बीच अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है जिससे पूरे अमेरिका सहित यूरोप में खलबली मच गई है, जिसमें बताया गया है कि तेहरान मिडिल ईस्ट का शेर बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले 48 घंटे में जिनेवा में एक ऐतिहासिक महाडील होने जा रही है। दोनों देशों के शीर्ष नेता आमने सामने बैठकर समझौते पर फाइनल मोहर लगाने वाले हैं। लेकिन महाडील से ठीक पहले एक खुफिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। इस सीक्रेट रिपोर्ट के सामने आते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है और अमेरिकी प्रशासन में जबरदस्त खलबली मच गई है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नहीं थक रहे कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया है, 10 साल पीछे पहुंचा दिया है, वहीं अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ये बता रही है कि 100 से ज्यादा दिन चले संघर्ष के बावजूद ईरान की ताकत में इजाफा हो गया। खुफिया एजेंसियों ने डरावनी चेतावनी दी है, जिससे पूरी पीस डील अधर में लटकी नजर आ रही है। आखिर इस खुफिया रिपोर्ट में ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है और क्यों महाडील से पहले ट्रंप सरकार के भीतर ही तलवारें खींचने लगी हैं? कई बड़े मंत्रियों पर गाज गिर सकती है और ट्रंप अपने ही अधिकारियों पर सख्त होने वाले हैं। बताएंगे आपको कि इस डील से पहले किस तरह से अमेरिका में मामला डावाडोल होने लगा है। फिर वर्ल्ड नाउ में आपको बताएंगे जंग में अमेरिकी नुकसान के बारे में। क्या कोई महाशक्ति सिर्फ 107 दिन की जंग के भीतर जंग की मेज से सीधे समझौते की मेज पर आने के लिए मजबूर हो सकती है? इसका जवाब है हां। अमेरिका डील की टेबल पर क्यों आया है, सबसे बड़ा खुलासा करेंगे, जरूर देखिएगा। मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान एक ऐसी इनसाइड स्टोरी जिसने पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका को सन्न करके रख दिया। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बताने वाला अमेरिका आज ईरान के सामने खाली हाथ बैठा है और हाथ मिलाने को बेताब बैठा है। क्यों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक जंग की राह छोड़कर महाडील की राग अलापने लगे? इस फैसले के पीछे वो खौफनाक और चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ईरान से टकराना सुपर पावर को इतना भारी पड़ा कि हर सेकंड और हर मिनट पैसा पानी की तरह बहाया गया। डॉलर्स हवा में उड़ाए गए। आसमान में उड़ते अमेरिकी फाइटर जेट से लेकर समंदर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक हर रोज वॉशिंगटन को अरबों रुपए की शपथ लग रही थी। इतना ही नहीं, इस जंग में अमेरिका को वो जख्म मिले हैं जिसे शायद अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पोल पट्टी खोलकर रख दी है? कैसे यह युद्ध अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित हुआ है, दिखाएंगे आपको डिटेल रिपोर्ट। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे नेतन्याहू और ट्रंप के टकराव के बारे में, जो खुलकर अब पूरी दुनिया के सामने है। कभी दो नेता एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करते थे, एक दूसरे के कहे बगैर, एक दूसरे से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में ऐसा भूचाल आया कि दोनों नेताओं की राहें जुदा हो गई, कूटनीति कमरों में बंद हो गई। अमेरिका और ईरान के बीच जिस महाडील की सुगबुगाहट चल रही है, उससे दुनिया भले ही राहत की सांस ले ले, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल तक जो इजराइल इस जंग में सुपर पावर अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, आज वो अकेला खड़ा है, खुद को साइडलाइन दिख रहा है। पिछले 48 घंटे के भीतर वॉशिंगटन से तेल अवीव तक कुछ ऐसे फैसले किए गए जिन्होंने टीम नेतन्याहू को बैक टू बैक कई बड़े झटके दिए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लेकर बेहद तल्ख और चौंकाने वाले बयान दिए। खुफिया समझौते से बाहर रखे जाने को लेकर वीजा रिजेक्शन तक इजराइल को एक के बाद एक अमेरिका ने कई मोर्चों पर झटका दिया है। आखिर क्यों सुपर पावर ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को बीच राह में छोड़ने का फैसला किया और कैसे इजराइल और अमेरिका के रिश्तों के बीच इससे एक बड़ी दरार आ सकती है, दिखाएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ। अमेरिका ईरान में महाडील साइन होने वाली है। अभी तक डील पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश के नेता जिनेवा में मिलेंगे, डील करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई, जिसके बाद अमेरिका में खलबली मची हुई है। ट्रंप की पोल पट्टी खुल गई है। क्या है ये रिपोर्ट और रिपोर्ट क्या बताती है ईरान अमेरिका जंग के बारे में? एक तरफ अमेरिका ईरान एमओयू साइन कर चुके हैं। एमओयू में बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, जिसको सुलझाने के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे। 19 जून को दोनों देश टेबल पर आने वाले हैं। सारे पेच सुलझ पाएंगे, ये भी फाइनल नहीं है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई है और सुपर पावर का तमगा होर्मुज की खाड़ी में दफन हो गया है। अमेरिका ईरान समझौते के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक नई रिपोर्ट सामने रखी।
जो रिपोर्ट अब लीक हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। इस रिपोर्ट की माने तो जंग के बाद ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान को झुकाने के लिए निकले थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उसी ईरान को पहले से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर बना दिया। यानी अब तक जो ईरान एक बॉटल में कैद था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने आजाद कर दिया। अब ईरान जब चाहे होर्मुज को बंद कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद ईरान के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक और नई ताकतवर क्षमता आ गई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान के पास ऐसा हथियार आ गया है जो परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक भी है और असरदार भी है। यानी होर्मुज ही वो पेचीदा कड़ी है जिसके सामने अमेरिका भी सरेंडर कर रहा है और दुनिया भी सरेंडर कर रही है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान पहले की तरह नहीं रहेगा। उसे जब अपने आप पर खतरा लगेगा, उसे जब लगेगा कि उसके ऊपर सैंक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसे जब लगेगा कि उसके ऊपर दबाव ज्यादा डाला जा रहा है, उसे जब लगेगा कि उसको कॉर्नर किया जा रहा है, वो किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में होर्मुज ब्लॉक कर देगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर परमाणु बातचीत टूटती है तो यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट में भी संकट पैदा कर सकता है ईरान, और ईरान होर्मुज भी बंद कर सकता है। ऐसे में दुनिया के दो बड़े समुद्री मार्ग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति हिल सकती है। पूरी दुनिया में भूचाल आ सकता है और उस भूचाल को हर किसी ने महसूस किया है। यहां तक कि उस भूचाल को आपने भी महसूस किया है होर्मुज के बंद होने की वजह से, और मैंने भी महसूस किया है। अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ज्यादातर मिसाइल सिटी को ईरान ने फिर से एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा ईरान के पास आज की डेट में तकरीबन 50,000 के आसपास मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। ईरान ने जंग रुकने के बाद से करीब 1 लाख के आसपास ड्रोन भी तैयार कर लिया है। ईरान फिर से जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर उस पर दबाव डालने की कोशिश की गई तो फिर वो जंग में उतर सकता है। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट का सुल्तान उसे बना दिया जाए। इसके लिए वो कुछ भी करेगा, और इसलिए ईरान अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में और क्या क्या दावे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग के बाद ईरान ज्यादा ताकतवर हो गया है। ईरान के पास आज की तारीख में 50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के लिए ईरान अकेला ही काफी है। ईरान के पास आज के समय में करीब 1 लाख से ज्यादा ड्रोन है। तेहरान पर दबाव बना तो होर्मुज बंद कर सकता है ईरान, और यही नहीं, हूती विद्रोहियों को साथ में लेकर ईरान अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश ईरान के सामने सरेंडर करने को तैयार हैं। कुछ देशों ने बाकायदा ईरान को पैसे भी दिए इस युद्ध के दरमियान कि वो उन पर हमला ना करे, यानी कि ईरान के मिसाइल्स उन देशों को निशाना ना बनाए, जिसमें कतर का नाम भी शामिल है और सऊदी का नाम भी शामिल है। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन की ताकत फिर से आ चुकी है। ड्रोन की ताकत बेशुमार है और फिर से मिसाइल सिटी को एक्टिव कर दिया गया है। मिसाइलों पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को अपने यहां छिपा कर बैठा हुआ है। अमेरिका उसे भी हासिल नहीं कर पाया। आसपास के एरिया में माइंस बिछा रखे हैं, इसलिए अमेरिका को वहां पर जाकर परमाणु डस्ट और एनरिच्ड यूरेनियम निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 19 तारीख निर्णायक तारीख है, उसके आगे 60 दिन की बातचीत है, और सब कुछ ठीक रहा तो आगे परमाणु डील और बाकी अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन कहते हैं आग का दरिया है और तैर कर जाना है। यह कहावत अमेरिका के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे मुफीद है। 60 दिन का यह सफर, क्या इजराइल खामोश रहेगा? और अगर इजराइल खामोश नहीं रहेगा, उसने लेबनान को निशाना बनाया, तो क्या ईरान खामोश रहेगा? और अगर ईरान खामोश नहीं रहा, ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया, तो क्या अमेरिका खामोश रहेगा? बहुत सारे पेच हैं। लेकिन इस बीच ईरान के ताकतवर होने की खबर ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान के पास 2 और ऐसे ताकत हैं जिस पर अमेरिका अभी तक काबू नहीं पा सका है। क्या है ईरान की वो 2 ताकत? चलिए आपको ये भी बताते हैं। ईरान की पावर M2, यानी कि एक मुश्तबा खामनेई और दूसरा मिसाइल ताकत। मुश्तबा को भी अमेरिका नहीं ढूंढ पाया, CIA नहीं ढूंढ पाया, मुसाद नहीं ढूंढ पाई, और ये दोनों पावर जब तक ईरान के पास है, ईरान जंग में पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा ईरान के पास इन दोनों पावर को सेफगार्ड करने के लिए IRGC भी मौजूद है, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुश्तबा खामनेई की रक्षा करना और मिसाइल ताकत को बरकरार रखना। यानी ईरान
100 दिन से ज्यादा जंग लड़ने के बावजूद अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर चुका है। ताकत बढ़ाने में फिर से लगा हुआ है, जिसको इजराइल और अमेरिका ने तोड़ने की कोशिश की। आज ईरान इस राख से उठकर फिनिक्स बन चुका है, एक बार फिर से ताकतवर मुल्क बन चुका है। उधर अमेरिका को ईरान ने इतना तोड़ दिया कि ट्रंप सीधे हाफते हुए डील की मेज पर आ गए। कहते कि ट्रंप अब जंग नहीं चाहते हैं। जंग के नाम पर ट्रंप को नफरत होने लगी। क्यों नफरत होने लगी, ये मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हर मिनट का, हर सेकंड का हिसाब दूंगा मैं आपको इस जंग के अंदर, 100 दिन के दरमियान क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से नफरत हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिकी विमान, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी साख, अमेरिकी तमगा, अमेरिका के महान होने का टैग, ईरान ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया। और मट्टी पलीत करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अक्ल आई कि जंग से बेहतर तो डील है, जो कि बराक ओबामा ने भी यही रास्ता चुना था। हालांकि ट्रंप को यह बात अगर पहले समझ आ जाती तो शायद आज दुनिया इस एनर्जी क्राइसिस पर नहीं होती और अमेरिकन महंगाई की मार नहीं झेल रहे होते। अब डील के मामले में क्या अपडेट है वो भी जान लीजिए लगे हाथ। जंग में पिटने के बाद ट्रंप को अक्ल आई, डील का रास्ता बढ़िया है। वैसे भी जंग से पहले अमेरिका और ईरान वार्ता ही कर रहे थे, लेकिन आनन फानन में हमला किया गया। नुकसान सभी को हुआ, अमेरिका को भी हुआ। डील की इंपॉर्टेंट बात क्या है, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। 19 जून डील की तारीख तय की गई है। स्विट्जरलैंड के लूसन शहर में डील की जो है वो टेबल सजाई जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां पर होंगे, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीबाफ होंगे और अभी तक डील की कॉपी सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि कीर स्टारमर, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने डील की ड्राफ्ट कॉपी देखी है और ये ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन ये कही सुनाई बातें हैं। इधर अमेरिका और ईरान डील में एक और अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुए समझौते को समीक्षा के लिए संसद में भेजने के लिए तैयार है। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि जिस संसद ने उन्हें जंग को लेकर काफी कुछ कहा और सुनाया, लेकिन वो कामयाब हुए और अमेरिका को उन्होंने बचा लिया। हालांकि इस समझौते की कई अहम बातें अभी भी साफ नहीं है। अब तक समझौते का पूरा दस्तावेज भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस बीच समझौते की कथित शर्तों को लेकर कई रिपोर्ट भी लीक हुई है, लेकिन उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अगर ये संसद को भेजते हैं तो कई चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? इसमें समझौते के शर्तों की जांच होगी, इससे जुड़ी सुनवाई रखी जा सकती है, यानी कि हियरिंग रखी जा सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किए जा सकते हैं। जंग से लेकर डील तक में हुए नुकसान की पूरी जानकारी देनी होगी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद इसके पक्ष और विपक्ष में बहस कर सकते हैं। संसद औपचारिक समर्थन, संशोधन की मांग या विरोध में प्रस्ताव भी ला सकती है। ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से यह जोखिम भरा कदम है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में कई सांसद और इजराइल समर्थक समूह ईरान को आर्थिक राहत देने, प्रतिबंध हटाने और $300 अरब के निवेश पैकेज जैसे प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अगर संसद में इस समझौते को समर्थन मिलता है तो इसकी वैधता बढ़ जाएगी। तब भविष्य में कोई नया राष्ट्रपति इसे आसानी से रद्द नहीं कर पाएगा। 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ जो परमाणु डील की थी वो संसद से पास नहीं हो पाई थी। लेकिन देखना होगा ट्रंप अपनी साख यहां बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। डील को लेकर एक और खबर सामने आई है। खबर है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक समझौते से ट्रंप सरकार के भीतर मतभेद पैदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ को शक है कि ईरान समझौते में किए गए सभी वायदे निभाएगा या नहीं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी मानना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है जिनकी अमेरिका उम्मीद कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी समझौते को लेकर चिंता जताई थी। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे। यानी जंग को लेकर अमेरिका में भी मतभेद है। एक पक्ष चाहता है कि डील हो और शांति रहे, जबकि दूसरा पक्ष यह मानता है कि जंग की राह सही है और ईरान को बैकफुट पर धकेलना जरूरी है। खबर तो यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान डील के बाद रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और CIA चीफ को भी व्हाइट हाउस से धक्का देकर बाहर कर सकते हैं।
ये जानकारी अमेरिकी अधिकारी ने एक मीडिया को दी है। जो खबर हमें मिली है इसके मुताबिक इन दोनों अधिकारियों ने ईरान डील का विरोध किया था। हेग्सेथ ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने में सबसे आगे थे। वैसे आपको याद होगा हमने वर्ल्ड नाउ में भी ये स्टोरी दिखाई थी कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान जंग की शुरुआत करने वाले नेतन्याहू और पीट हेग्सेथ थे और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों से किनारा कर दिया। नेतन्याहू के साथ 36 का आंकड़ा तो जग जाहिर है और अपनी टीम में डोनाल्ड ट्रंप कब किसे बाहर कर दें कोई नहीं जानता और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि डील होने के बाद कौन कौन से वो अधिकारी होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ब्लैंक रेंज में हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ। हालांकि वो रक्षा मंत्री का मॉडल ज्यादा नजर आते हैं, ज्यादातर समय पर मॉडलिंग करते दिखते हैं। सीआईए चीफ जॉन रैटक्लिफ गलत रिपोर्ट देने की वजह से रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जंग शुरुआत कराने वालों में से रहे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो डील का विरोध करने पर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान डील में अड़चन आई तो एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल एमओयू साइन से रोक रहे थे और पेंटागन के कई अधिकारी जो कि डील का विरोध कर रहे हैं, सब ट्रंप के रडार पर हैं। कुल मिलाकर कहें तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी इस वक्त भगदड़ की स्थिति है। ट्रंप को खुद नहीं समझ आ रहा कि वो किस पर क्या एक्शन लेंगे, लेकिन ट्रंप एक बात जानते हैं कि डील किसी भी हाल में होनी चाहिए। उसके बीच में चाहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही क्यों ना आ जाए, उनको भी वो साफ कर देंगे। जो भी डील के बीच में आएगा ट्रंप उसे निपटाने के फिराक में। जिस तरह से उन्होंने इजरायल और नेतन्याहू को साइडलाइन किया, जिस तरह से वो अपने प्रशासन और मंत्रियों की एक लिस्ट लेकर बैठे हैं, यानी इस डील का जो भी विरोध करेगा वो ट्रंप के निशाने पर आएगा। इसलिए ईरान डील को लेकर ट्रंप सख्त है और फूंक फूंक कर हर कदम रख रहे हैं। डील के लिए ट्रंप ने 38 बार दावा किया कि ईरान के साथ डील हो चुकी है। ईरान को धमकी दी, ईरान को झुकाने की कोशिश की, बार बार कहा डील नहीं हुई तो हमला करेंगे, बार बार पलट भी गए। यानी ट्रंप को किसी भी कीमत पर डील चाहिए क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। ईरान को श्योरिटी है कि फिर वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन डील होने तक क्या मामला शांत रहेगा या नेतन्याहू कोई साजिश कर इस डील को डिरेल करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी आपको बताते हैं। सुपर पावर देश होते हुए अमेरिका डील पर आकर क्यों गड़गड़ाने लगा। शायद आपको इसके पीछे इनसाइड स्टोरी ना पता हो, हम आपको बताएंगे आंकड़ों के साथ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ट्रंप सिर्फ डील क्यों चाहते हैं, क्यों वो जंग में नहीं जाना चाहते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर देश है, लेकिन ईरान के जंग में वो सुपर फ्लॉप साबित हुआ। आखिर क्यों अमेरिका डील के लिए गड़गड़ा रहा है? दरअसल अमेरिका को ईरान जंग में हर मिनट यानी घड़ी में जब 60 सेकंड पूरे होते थे, अमेरिका के 6 करोड़ रुपए साफ हो जाते थे। यानी हर सेकंड तकरीबन 10 लाख रुपए साफ हो जाते थे। यानी ये जंग अमेरिका को इतना भारी पड़ा कि अमेरिका को ईरान जंग में हर सेकंड 10 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अगर इसको आप 24 घंटे के लिहाज से देखें तो एक दिन में अमेरिका ने 9,400 करोड़ रुपए खर्च किए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो हर चीज को नफे और नुकसान के तौर पर तौलते हैं। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू फ्रेंड है, इट्स ओके फाइन, ठीक है, बातचीत है दूसरे देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है, भलाई का काम करते रहेंगे, लेकिन पहले डॉलर देखेंगे ट्रंप। अब हर रोज 9,400 करोड़ रुपए खर्च करके डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग घूम गया। 107 दिन तक ये जंग चलती रही और अभी भी डिप्लॉयमेंट है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में और अरब सागर में। अभी भी खर्चा जारी है, ऐसा नहीं खर्चा बंद हो गया। ईरान जंग को अब ऊपर से हर्जाना भी देना है, चेरी ऑन द टॉप। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका को इतनी चपत लग गई कि समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। तो चलिए खंगालते हैं खाता और देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लुटाया, कितना लुटाया और कैसे लुटाया, और बाद में ईरान से पिटकर बातचीत के टेबल पर वापस आए। खबरों की माने तो ईरान जंग में अमेरिका को अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हर सेकंड करीब 10 लाख रुपए, हर घंटे 394 करोड़ रुपए और हर दिन
9,400 करोड़ रुपए। खर्च का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी भी अमेरिकी फौज, युद्धपोत और बाकी हथियार ईरान के पास डिप्लॉयड है। जंग के पहले 6 दिन में ही अमेरिका ने $11.3 बिलियन खर्च किए, यानी रोजाना तकरीबन $2 बिलियन। इसके बाद $1 बिलियन रोजाना एवरेज खर्च जारी है। अमेरिकी सीनेट में सांसद क्रिस कून्स के मुताबिक $11.3 बिलियन का आंकड़ा बहुत कम है। इसमें युद्ध के पहले की तैयारियां, मिसाइलें, बॉम्ब लॉन्च के बाद स्टॉक फिर से भरने के खर्च अभी शामिल नहीं है। अमेरिका को जंग के दौरान और उसके बाद से अब तक अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग के दौरान हर मिनट 6 करोड़ रुपए खर्च किए। जंग में अमेरिका ने 13 तरीके के 300 से ज्यादा जेट्स तैनात किए गए थे। इन्हें उड़ाने में अमेरिका को हर घंटे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। चलिए जानते हैं अमेरिका के फाइटर जेट्स को उड़ाने पर कितना खर्च आता है अगर वो किसी भी युद्ध में जाता है। शुरुआत कर लीजिए B-2 बॉम्बर से। एक बार अगर B-2 बॉम्बर फ्लाई करता है तो हमने ये आंकड़ा आपको वैसे रुपए में दिखाया है, वो लोग डॉलर में हिसाब किताब करते होंगे। B-2 बॉम्बर एक बार आसमान में जाता है 1.5 करोड़ गए लगभग, स्वाहा। F-22 रैप्टर एक बार हवा में जाता है 80 लाख गए, स्वाहा, 80 लाख रुपए। B-1B बॉम्बर हवा में जाता है एक बार तो 59 लाख रुपए गए, स्वाहा। F-15E फाइटर जेट एक बार अगर आसमान में जाता है तो 31 लाख रुपए गए, स्वाहा। अगर F-35A एक बार आसमान में उड़ा दिया तो 40 लाख रुपए वहीं खत्म हो जाते हैं। तो ये लेखा जोखा है, हर घंटे वो भी इसमें एक बार और प्लस हर घंटे का ये खर्च निकालकर इसमें बताया गया है। अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दोनों कैसे बर्दाश्त करें इतनी महंगी लड़ाई को। और उधर अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आज भी खाड़ी में मौजूद हैं, उस पर रोजाना खर्च है 82 करोड़ रुपए का। अमेरिका ने ईरान के आसपास जहाजों, सबमरीन और बाकी डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती भी की है। दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट नेवी तैनाती में रोजाना खर्च 661 करोड़ रुपए का है, जबकि एयरक्राफ्ट और नेवी तैनाती में कुल खर्च 71,000 करोड़ रुपए का है। अब समंदर में कितना फूंक रहा था अमेरिका, या फूंक रहा है क्योंकि तैनाती अभी भी है, आइए देखते हैं। इसका आकलन भी जल्दी से देख लीजिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हुए हैं। 61 से 82 करोड़ रुपए खर्चे USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड पर। 14 डिस्ट्रॉयर लगे हैं, इस पर 2 करोड़ रुपए का खर्च है रोजाना। 2 सबमरीन लगे हैं, 1.5 करोड़ रुपए का और खर्च जोड़ लीजिए। 3 कॉम्बैट शिप लगे हुए हैं, लगभग 4 करोड़ रुपए का तक का खर्च इसमें और जोड़ लीजिए। तो फाइटर जेट होगा, समंदर में तैनाती का हिसाब मैंने आपको दे दिया। और ये सारा हिसाब किताब जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जा रहा होगा तो सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप कितने भयंकर खूंखार शेर की तरह हो गए होंगे कि किस तरह से आप लोग मेरे डॉलर्स को इस तरह से उड़ा रहे हैं। और इसलिए वो छटपटा रहे हैं कि भाई डील कराओ, ये लड़ाई और बर्दाश्त नहीं है, ये नासूर है। रूस इतने डॉलर्स कमा नहीं रहा अमेरिका जितना बहा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। अब मैं आपको मिसाइलों का लेखा जोखा भी दे देता हूं, मिसाइलों का हिसाब किताब। और ये सारी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ट्रंप के टेबल पर है। कहते हैं इस जंग के दौरान अमेरिका ने मिसाइलों से लेकर बंकर बस्टर बम तक गिराए, इसकी कीमत ही करोड़ों में चली गई। क्या है अमेरिका के मिसाइलों का खर्च डेटा, उसके बारे में भी आइए जान लीजिए। अब मैं आपको मिसाइलों का हिसाब किताब दे देता हूं। टॉमहॉक ब्लॉक 5 34 करोड़ रुपए, 174 मिसाइल इस्तेमाल किए, एक की कीमत 34 करोड़, तो कुल खर्च हो गया 5,900 करोड़। अब आ जाइए AGM 88 मिसाइल इस्तेमाल हुआ, AGM 88 माफ कीजिएगा, कुल इस्तेमाल हुआ 45, एक की कीमत 8.2 करोड़, तो टोटल कितने हो गए 369 करोड़। GBU 57 बंकर बस्टर बम है ये, एक की कीमत 33 करोड़ है, 8 की कीमत कितनी हो गई 264 करोड़। GBU 31 बंकर बस्टर बम, एक की कीमत 23 लाख, 400 इस्तेमाल किए, 92 करोड़ रुपए फूंक दिए। मिला क्या, ना ईरान में रिजीम चेंज हुआ, ना ही वहां के सुप्रीम लीडर को हिला पाए। मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बन गए, आयतुल्लाह अली खामनेई गए। तो जंग में ईरान ने दिखा दिया कि उसके जज्बे और उसके सस्ते और जुगाड़ू हथियार के आगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी बौनी साबित हुई। ईरान ने अमेरिका के बेहतरीन माने जाने वाले जहाजों को मार गिराया, बड़े से बड़े जहाजों को ढेर कर दिया, और इस वजह से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। अब
विमान गिराए जाने पर कितना नुकसान हुआ यह भी देख लीजिए। मैं पूरा लेखा जोखा एक बार कंप्लीट लेकर आया हूं आपके पास। आइए नजर डालते हैं। MQ-9 रीपर में से शुरुआत करता हूं, जो कि एक ड्रोन है। MQ-9 रीपर को 24 जहाजों को ईरान ने मार गिराया। एक यूनिट की कीमत 534 करोड़ रुपए। टोटल नुकसान हो गया 12,816 करोड़ रुपए। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ना। अब देख लीजिए आप KC-135 स्ट्रेटो टैंकर एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, जिसे आप हवा में उड़ता हुआ पेट्रोल पंप कह सकते हैं। 7 स्ट्रेटो टैंकर मार गिराए, बट्टा लगा 2,618 करोड़ रुपए का। अब आ जाइए F-15E फाइटर जेट। एक की कीमत 282 करोड़ रुपए। 4 जहाजों को ईरान ने मार गिराए, 1,128 करोड़ रुपए की कीमत टोटल। अब आ जाइए MC-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एक की कीमत 1,089 करोड़ रुपए। अगर कुल देखें तो टोटल लॉस है 1,079, और कुल अगर टोटल देखें तो 2,158 करोड़ रुपए का नुकसान विशुद्ध। अब आ जाइए F-35A पर। एक की कीमत 780 करोड़ रुपए। F-35 जिसे कहते हैं दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता, उसको भी भेज दिया ईरान ने, 780 करोड़ रुपए का बट्टा लगा दिया। अब आ जाइए आप A-10C थंडरबोल्ट। एक की कीमत 92 करोड़ रुपए, तो 92 करोड़ रुपए का चौपट लगा। अब आ जाइए सबसे महंगे एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम पर, अवैक्स E3 सेंट्री कहते हैं इसको। तो इसकी एक की कीमत है E3 सेंट्री अवैक्स की 2,552 करोड़ रुपए, चपत 2,552 करोड़ रुपए। कुल नुकसान अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आ जाइए हेलीकॉप्टर पर। HH-60W 379 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर ईरान में जाकर तबाह हो गया। 379 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ट्राइटन ड्रोन की कीमत आप देख लीजिए, बहुत महंगा ड्रोन है अमेरिका का। यह भी जाकर होर्मुज में दफन हो गया। इसमें भी 2,269 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इतना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतने डॉलर्स वो कमाए नहीं जितना उन्होंने गंवा दिया, और ना तीतर हाथ लगा, ना बटेर, ना ईरान का तेल मिला, ना रिजीम, और इतने डॉलर्स हवा में उड़ गए। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका को इन सब के अलावा और क्या क्या नुकसान हुआ है। एक ड्रोन को रोकने में, मतलब ईरान एक ड्रोन मारता था तो उसको रोकने में अमेरिका इंटरसेप्टर इस्तेमाल करता था। तो एक ड्रोन की कीमत एक मिसाइल के तुलना में 106 गुनी महंगी मिसाइल होती थी। ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर अपने सस्ते शाहिद 136 ड्रोन झुंड में इस्तेमाल कर रहा था, और इसे रोकने के लिए अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट जैसे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। एक शाहिद ड्रोन की कीमत कितनी होगी अंदाजा लगाइए। चलिए अब तो आपके सामने स्क्रीन पर है, 33 लाख रुपए। उसको मारा 120 करोड़ रुपए के मिसाइल से, और अगर थर्ड इंटरसेप्टर से मारा तो 35 करोड़ रुपए, यानी 33 लाख रुपए को रोकने के लिए या तो 120 करोड़ या फिर 35 करोड़। अब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, यानी एक ड्रोन के लिए 106 गुना महंगी मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। तो ऐसी सेना को सद्बुद्धि तो ऊपर वाला ही दे सकता है कि भाई आप एक ऐसा सिचुएशन बना चुके हैं, एक ऐसी वॉर आप लड़ रहे हैं जहां आपकी क्षमता बहुत हैवी है, आपके हथियार बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आपके हथियार का मुकाबला बहुत छोटे और सस्ते हथियारों से ईरान कर रहा था। अकल भी आई तो कब, 100 दिन के बाद, कि भाई डील करनी है। तो ये तो मोटा मोटी हमने आपको आकलन दिया, सिर्फ जंग को लेकर हमने जानकारी रखी है, लेकिन अमेरिका में कितनी दिक्कतें हुई इसकी जानकारी अलग है। चलिए बताते हैं अमेरिकी सैनिकों को कहां कहां नुकसान हुआ। 16 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 28 फरवरी 2026 कुवैत ने गलती से अमेरिकी F-35 को ही मार दिया। इस हमले में अमेरिका के 2 जवान मारे गए। 1 मार्च 2026 कुवैत के शोबा बंदरगाह के अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक हुआ, इसमें 7 अमेरिकी जवान मारे गए। 8 मार्च 2026 सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी अटैक हुआ, इसमें अमेरिकी सेना का 1 जवान मारा गया। 12 मार्च 2026 इराक में KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर क्रैश हो गया। हालांकि इस हमले में कोई
इस हमले की रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन कहते हैं इस घटना में 6 अमेरिकी जवान मारे गए। ईरान जंग में करीब 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए। घायल सैनिकों को मिडिल ईस्ट के देश में इलाज के लिए रखा गया है। कुछ गंभीर रूप से घायल सैनिकों को अमेरिका शिफ्ट किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ट्रंप को ये जंग इतनी महंगी पड़ी कि ट्रंप को मजबूरन बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। और अगर बातचीत की टेबल पर नहीं आते डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर अमेरिकी खजाना खाली होना तय था। और यही नहीं, एक और कहानी सुन लीजिए। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को मुआवजे के तौर पर 300 अरब डॉलर का फंड भी देना है। यानी इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ओले पड़ना। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष से किसी भी देश को ऊपर वाला ही बचा सकता है। चलिए वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत नुकसान होने लगा, जिस नुकसान का आंकड़ा अभी हमने आपको दिखाया, तो डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की टेबल पर चले गए। लेकिन यह बात किसी को हजम नहीं हुई, तो वो थे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका और इजराइल के बीच तल्खी शुरू हो गई। इजराइल ने यहां तक कह दिया कि इजराइल जंग नहीं रोकेगा, वो अमेरिका का गुलाम नहीं। तो जवाब में अमेरिका ने कूटनीतिक हलकों में एक्शन लेना शुरू कर दिया। जरा मैं दिलचस्प कहानी डिटेल से आपको सुनाता हूं। अमेरिका और ईरान जंग में इजराइल इस वक्त साइडलाइन है, और जब से जंग रुकी है, सीजफायर के बाद डील पर सहमति बनी है, तब से नेतन्याहू ने लेबनान में मिसाइलों की बारिश तेज कर दी है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, किसी के कहने पर हम लेबनान से जंग नहीं रोकेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उखड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका आने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को एक कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि मैं नहीं होता तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती और तुम भीख मांग रहे होते। ट्रंप ने इजराइल को लेकर क्या कुछ कहा, इसके अलावा आपको खुद सुनवाते हैं। We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. यानी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं होता तो इजराइल तबाह हो गया होता। ट्रंप ने G7 समिट की एक बैठक में कहा कि नेतन्याहू लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी खींच रहे हैं। उन्होंने कहा लेबनान कभी एक देश था और अब वहां की हालत बेहद खराब हो गई है। ईरान समझौते में अलग थलग पड़े इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने नेतन्याहू को 4 बड़े झटके दिए, और ये सभी बड़े झटके अमेरिका ने दिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। खुलेआम कह दिया ट्रंप ने कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल बर्बाद होता। मैंने आपको बयान भी सुनवाया। ट्रंप ने इजराइल को सीरिया से भी कमजोर बता दिया। ट्रंप के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल से बेहतर सीरिया लड़ सकता है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्टूबर 2026 में इजराइल में प्रधानमंत्री का प्रस्तावित चुनाव है, और अब तक नेतन्याहू अमेरिका के भरोसे इस चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है। और अगर एक बात और बता दूं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में चुनाव हार जाते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन हो सकता है, जांच आगे बढ़ाई जा सकती है, और हो सकता है नेतन्याहू को जेल जाना पड़े। यानी नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं इजराइल को कैसे अमेरिका बैक टू बैक झटके दे रहा है। सबसे पहले तो डील में ही इजराइल को अमेरिका ने शामिल नहीं किया और डील से ही दूर रखा। डील में अमेरिका ने इजराइल को न शामिल किया, न इजराइल की शर्तों को शामिल किया। ईरानी मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाना चाहता था इजराइल। खाड़ी देश अब्राहम अकॉर्ड में आए, यह भी चाहता था इजराइल। लेकिन इन दोनों शर्तों को अमेरिका ने डील में नहीं रखा, और ना तो डील में रखा और ना ही डील की कॉपी दी। इजराइल ने अमेरिका से डील की MOU मांगी थी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डील की कॉपी मांगी थी। अमेरिका ने इजराइल को कॉपी देने से भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा
हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने में इजराइल कमजोर मुल्क साबित हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ तो सीरिया बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकता है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का भी मजाक उड़ाया और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी आड़े हाथों ले लिया। ईरानी डील से पहले नेतन्याहू ट्रंप से मिलना चाहते थे। व्हाइट हाउस ने अभी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। डील के बाद उन्हें मिलने का वक्त दिया जा सकता है। पहले मुलाकात हुई तो नेतन्याहू फिर से इस डील को फंसा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो नेतन्याहू को भी अमेरिका आने का न्योता नहीं मिला। अब वीजा से इनकार कर दिया गया इजरायली रक्षा मंत्री को। अमेरिका का वीजा नहीं दिया गया, यानी रक्षा मंत्री के लिए अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गवीर को यूएस ने वीजा देने से साफ मना कर दिया। रक्षा मंत्री बेन गवीर अमेरिका के मायामी जाना चाहते थे। अमेरिका ने कहा डील से पहले कोई भी इजरायली नेता, मंत्री, सैन्य अधिकारी अमेरिका में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर डील चाहिए। सवाल है कि अमेरिका ने इजराइल को अकेला क्यों छोड़ दिया। ईरान युद्ध की शुरुआत में इजराइल और अमेरिका तो साथ थे। आप कहेंगे बिल्कुल थे, लेकिन समझौते के दौरान अमेरिका इजराइल से क्यों अलग होता चला गया। दरअसल कहानी यह है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में कोई समझौता नहीं चाहता। इजराइल मिडिल ईस्ट में अपना खौफ चाहता है। दूसरी तरफ खाड़ी के कई देश ईरान से समझौते के पक्ष में थे। इनमें सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त है, यूएई अमेरिका का दोस्त है, कतर अमेरिका का दोस्त है, कुवैत अमेरिका का दोस्त है। इससे अमेरिका को, ट्रंप को मोटा फायदा होता है। पेट्रो डॉलर में अमेरिका मोटी कमाई करता है। लेकिन मैंने आपको कैसे बताया था अभी कि ट्रंप के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कौन नेतन्याहू और कौन इजराइल? ट्रंप को पेट्रो डॉलर्स दिख रहे हैं, मिडिल ईस्ट देशों का भरोसा दिख रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इजराइल हैं, आप अपनी जगह रहिए, आप डील के बीच में मत आइए। नेटो देश तुर्की ने भी समझौते का रास्ता अपनाने की बात कही। यूरोपीय देश भी अमेरिका और ट्रंप की नीतियों को लेकर खुश नहीं थे। अमेरिका में महंगाई चरम पर थी। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को यह भरोसा दिलाया कि जंग शुरू होते ही ईरान में तख्तापलट हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिका तो जाकर वहां फंस गया, और नुकसान क्या हुआ इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इस वजह से ट्रंप का भरोसा नेतन्याहू पर टूट गया। अमेरिका के शीर्ष वार्ताकार और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इजराइल के विरोध में। नेतन्याहू के अलग थलग पड़ने का यह भी एक मुख्य कारण है। अब दूसरी ओर मिडिल ईस्ट की राजनीति को करीब से देखने वाले कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नाराजगी पूरी तरह से वास्तविक भी नहीं हो सकती, एक छलावा भी हो सकता है। उनका तर्क है कि ट्रंप एक कारोबारी हैं और सौदेबाजी करना जानते हैं। जब वो किसी समझौते के करीब पहुंचते हैं तो अक्सर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं। ईरान को यह दिखाना कि अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद है, बातचीत में एक रणनीतिक हथियार भी हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि 19 तारीख को क्या होने वाला है, इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। वर्ल्ड नाउ में इतना ही, जल्द वापस आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।